हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत सिंह राजा और मेरे चैनल स्टडी पॉइंट रंजीत में आप सभी का स्वागत है। आज हम माइक्रो बॉडी पे चर्चा करेंगे। माइक्रो बॉडी क्या है, कैसे कार्य करती है। कोशिका के में कई सारी माइक्रो बॉडी पाई जाती है। माइक्रो बॉडी का विभिन्न कार्य होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन का इनका संचय करना माइक्रो बॉडीज का कार्य होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे माइक्रो बॉडीज पर, क्या होती है माइक्रो बॉडी। देखिए आप लोग, माइक्रो बॉडीज आज हम चर्चा करेंगे माइक्रो बॉडीज पर। माइक्रो बॉडीज क्या होती है? माइक्रो बॉडीज एक परत वाली झिल्ली होती हैं। यह एक परत वाली झिल्ली होती हैं। कोशिका के कोशिकांगों की एक परत वाली झिल्ली होती है। इनका निर्माण अंतःपृथ्वी जालिका और गल्जिकाय तंत्र के टूटने से होता है। अंतःपृथ्वी जालिका और गाल्जिकाय से ही आप देख रहे थे लाइसोसोम का कार्य निर्माण हो रहा था। लाइसोसोम भी एक प्रकार की झिल्ली थी। इसी प्रकार से अंतःपृथ्वी जालिका से माइक्रो बॉडी की झिल्लियों का भी निर्माण होता है। ये झिल्लियां बहुत छोटी होती हैं, जिनका व्यास बहुत कम मात्रा में ही होता है। 0.3 से 13 माइक्रोन के आसपास व्यास आमतौर पर होता है। यह एक परत वाली झिल्ली होती है। माइक्रो बॉडी एक परत वाली झिल्ली होती है। एक परत वाली झिल्ली होती है या मेम्ब्रेन होती है। झिल्लियां इस प्रकार होती हैं एक परत वाली, जैसे आपकी ये झिल्ली दिख रही है। इस प्रकार एक झिल्ली होती है जो एक आकार में छोटी फुटकी के रूप में आकार लिए होती है। इसके अंदर बहुत सारा जो बीच में भरा हुआ जो पदार्थ होता है, इसको हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। इसको हम कोर कहते हैं। इसके बाहर जो भरा हुआ पदार्थ होता है, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और इसके ऊपर जो भरा हुआ पदार्थ, इसके आसपास जो झिल्ली होती है, इसे हम लिक्विड मेम्ब्रेन या लिक्विड झिल्ली कहते हैं। लिक्विड मेम्ब्रेन कहते हैं। कुछ में लिक्विड मेम्ब्रेन की होती है, कुछ में आमतौर पर मेम्ब्रेन की झिल्ली होती है, और बीच में दोनों में कोर और मैट्रिक्स और लिक्विड मेम्ब्रेन होता है। इन झिल्लियों का व्यास, इन माइक्रो बॉडीज की झिल्लियों का व्यास 0.3 माइक्रोन से लगा करके 13 माइक्रोन तक होता है। इनका व्यास या डायामीटर आप बोल सकते हो। व्यास या डायामीटर इनका कितना होता है? 0.3 माइक्रोन से 13 माइक्रोन तक होता है। इनको 3 भागों में हमने बांटा है। कितने भागों में बांटा गया वैज्ञानिकों के द्वारा? कुल 3 भागों में बांटा गया है माइक्रो बॉडीज को। कुल 3 पार्ट में दिया गया है। पहला कहलाता है पर ऑक्सीसोम। इनका कहलाता है पर ऑक्सीसोम। दूसरा इनका कहलाता है ग्लाइक्सीसोम। और तीसरा पार्ट इनका कहलाता है स्पोरोसोम। 3 भागों में बांट दिया गया है। इनमें से मुख्य भाग आपके परऑक्सीसोम, ग्लाइक्सीसोम और स्पेरोसोम होते हैं। परऑक्सीसोम की बात करें अगर हम, तो परऑक्सीसोम पादपों और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं दोनों में पाई जाती है। जो पादप कोशिकाओं में भी विकसित हुई है और जंतु कोशिकाओं में विकसित हुई। लेकिन श्वसन क्रिया करने वाले पादपों में, जब परऑक्सीसोम प्रकाश श्वसन क्रिया करने वाले कोशिकांगों में, प्रकाश श्वसन क्रिया करने वाले पादपों में या पौधों में पाई जाती है। यह प्रकाश श्वसन क्रिया करने वाले, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस करने वाले पौधों में पाई जाती है। पौधों में
पाई जाती है। इसका कार्य क्या होता है? प्रकाश शोषण क्रिया करने वाले जो पौधे होते हैं, प्रकाश शोषण जब क्रिया करते हैं पौधे, तो उन्हीं भागों में पाई जाती है परागशीषोम। लेकिन कोशिका के 3 कोशिकांग ऐसे होते हैं जो प्रकाश शोषण क्रिया प्रकाश शोषण क्रिया फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में भाग लेते हैं। 3 कोशिकांग होते हैं कोशिका के। पहला तो आपका भाग लेती है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया भी भाग लेती है प्रकाश शोषण क्रिया में, एक कोशिकांग और कोशिका का। दूसरा क्लोरोप्लास्ट, जो आपको हरित लवक पढ़ाया गया था, क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है। और तीसरा यहाँ पर भाग लेता है भाग, वो आपका है परागशीषोम। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकांड्रिया और परागशीषोम। प्रकाश संश्लेषण क्रिया फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में 3 कोशिकांग भाग लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकांड्रिया और परागशीषोम, जब प्रकाश की शोषण क्रिया को संपन्न कराते हैं। प्रकाश शोषण कब करता है? प्रकाश की शोषण किसकी उपस्थिति में करता है? प्रकाश शोषण करता है प्रकाश की उपस्थिति में पौधे क्या करते हैं? शोषण क्रिया को पूर्ण करते हैं। लेकिन जो परागशीषोम होता है, यह उन पौधों में पाया जाता है जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के स्थान पर CO2 को उत्सर्जित करते हैं। आमतौर पर जितने भी पादप पौधे पाए जाते हैं वह प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, और रात्रि के समय यानी दिन के समय ऑक्सीजन को और रात्रि के समय CO2 को उत्सर्जित करते हैं। लेकिन यहाँ जो परागशीषोम उन पौधों में पाया जाएगा जिसमें दिन के समय ऑक्सीजन के स्थान पर CO2 को उत्सर्जित करते हैं। यानी यह परागशीषोम उन पौधों में पाया जाता है जो प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के स्थान पर O2 के स्थान पर CO2 उत्सर्जित करते हैं। यानी दिन के समय क्या करते हैं? ऑक्सीजन की जगह क्या उपस्थित करते हैं? CO2। जैसे पौधे आपके आते हैं, जैसे चाय, मटर, मूंग, सूर्यमुखी, कपास, क्लोरेला आदि। ये पौधे ऐसे होते हैं, चाय, मटर, मूंग, सूर्यमुखी, कपास, क्लोरेला आदि ऐसे पौधे होते हैं जो दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के स्थान पर CO2 को मुक्त करते हैं, उनमें पाया जाता है परागशीषोम। ये परागशीषोम जंतु कोशिकाओं में भी पाया जाता है। यह जंतु कोशिकाओं में यकृत, लीवर, इसी को हम जिगर बोलते हैं, या वृक्क, किडनी या गुर्दा में पाया जाता है। किसमें पाया जाएगा? जंतु कोशिकाओं में या यकृत और वृक्क में पाया जाता है। अब इसमें लाइसोसोम की तरह एंजाइम भरे होते हैं। जिस प्रकार लाइसोसोम में एंजाइम भरे होते हैं, आपने देखा था लाइसोसोम का जो बाहरी कण होता था वह गाल्जी काय के द्वारा, यानी उसकी झिल्ली का निर्माण गाल्जी काय के द्वारा, उसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम होते थे वो अंतःप्रदिवी जालिका के द्वारा विकसित होते। ठीक इसी प्रकार माइक्रोबॉडी का भी होता है। माइक्रोबॉडी का भी निर्माण अंतःप्रदिवी जालिका और गाल्जी काय के टूटे टुकड़ों के द्वारा विकसित होता है। यानी माइक्रोबॉडीज का निर्माण अंतःप्रदिवी जालिका
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी काय या गॉल्जी बॉडीज के टूटने से होता है। ये माइक्रोबॉडी गाल्जी काय में देख रहे थे बहुत सारे ऐसे फुटकियों के रूप में पाया जा रहा था। वह फुटकियाँ लाइसोसोम में का निर्माण या माइक्रोबॉडी का निर्माण करती हैं। इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स आकर बढ़ते हैं, तो वो एंजाइम्स कहाँ से टूट कर आते हैं, अंतः पृथ्वी जालिका से जो एंजाइम आते हैं वो एंजाइम कहाँ एकत्रित होते हैं, वह माइक्रोबॉडी या लाइसोसोम के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा पराक्सीसोम जंतु कोशिकाओं में एकत्र जिगर वृत्त में किडनी में पाया जाता है। अब पराक्सीसोम में लाइसोसोम की तरह एंजाइम भरे होते हैं। पराक्सीसोम में लाइसोसोम की तरह एंजाइम भरे होते हैं। इन एंजाइमों के नाम जैसे होते हैं, एंजाइम मुख्यतः है ऑक्सीडेस या कैटालेस प्रमुख है। इनमें दो प्रमुख एंजाइम्स हैं, ऑक्सीडेस और कैटालेस प्रमुख एंजाइम्स हैं। आपने देखा था लाइसोसोम के अंदर कई सारे एंजाइम्स पाए जा रहे थे। वो एंजाइम जैसे थे राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, फास्फेटेस आदि जो एंजाइम पढ़ाए थे वो किसमें थे, लाइसोसोम के अंदर पाए जा रहे थे। लाइसोसोम के एंजाइम जब फटकर बाहर आते थे तो वो कोशिका का विघटन करने लगते थे। यहाँ पर एंजाइम्स जो होते हैं वह जमा होते हैं वसा के रूप में, फैट के रूप में जमा होते रहते हैं आमतौर पर। या पराक्सीसोम में तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ही पूर्ण कर लेते हैं आमतौर पर पराक्सीसोम के रूप में। और ये पराक्सीसोम जो होता है यह जंतु कोशिकाओं में वसा के उपापचयन का कार्य करता है। यह जंतु कोशिकाओं में वसा का उपापचयन करता है। वसा का उपापचयन करते हैं, वसा का उपापचयन करते रहते हैं। आपको पता है एकत्र और वृक्क में पाए जाने के कारण ये क्या करते हैं, जंतु कोशिकाओं में पराक्सीसोम वसा के उपापचयन में सहयोग करते हैं। आपको पता है इंसान की बॉडी हो, संसार में जितने भी जीव हैं इसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का उपापचयन होना बहुत आवश्यक होता है। मेटाबॉलिज्म क्रिया जो होती है वह स्थिर रखती है। आमतौर पर मनुष्य का शरीर होता है, मनुष्य के शरीर में वसा ठीक तरह से पच नहीं पाती। इसको कहाँ पचाया जाता है, यकृत का जो रस होता है, पित्त रस क्या करता है, वसा का उपापचयन करता है, जिससे सरल भाषा में जो मुख गुहा में पची हुई वसा होती है वो इतनी आसान नहीं होती जिसका इंसान का शरीर उपयोग कर सके, तो वह उसको और साधारण बनाया जाता है। किसके द्वारा, यकृत के पित्त रस जो बाइल जूस होता है उसके द्वारा। तो आपको क्वेश्चन एक बताना है कमेंट बॉक्स में, जो वसा का पाचन मनुष्य के किस भाग में होता है। फैट का पाचन मनुष्य के शरीर में किस भाग में होता है, मनुष्य के शरीर के किस भाग में होता है, आपको यह क्वेश्चन बताना है कमेंट बॉक्स में। जंतु कोशिकाओं में यह वसा उपापचयन का काम करता है पराक्सीसोम की खोज 1869 में टोलबर्ट के द्वारा की गई। एक वैज्ञानिक थे टोलबर्ट ने 1969 में पराक्सीसोम की खोज की इन्होंने। फिर हम बात करते हैं, अब हम चर्चा करेंगे ग्लाइऑक्सीसोम जो होता है, ग्लाइऑक्सीसोम जंतुओं में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में आमतौर पर पाया जाता है, आमतौर पर ये बीजों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, बीज में। इसकी खोज 1961 में बीवर्स के द्वारा की गई। ग्लाइऑक्सीसोम की खोज 1961 में बीवर्स वैज्ञानिक के द्वारा की गई और यह पादप कोशिकाओं के बीजों में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, यहाँ पर इसका कार्य क्या हो रहा है,
पराक्सीसोम वसा के जंतु कोशिकाओं में वसा के उपापचयन का कार्य करता है और पादप कोशिकाओं में श्वसन क्रिया को संपन्न करता है। प्रकाश श्वसन क्रिया में भाग लेता है। इन किसमें लेता है? उन पौधों में प्रकाश श्वसन क्रिया में भाग लेता है जो पौधे प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के स्थान पर CO2 को मुक्त करते हैं, उन पौधों में यह भाग लेता है। इसी प्रकार ग्लाइऑक्सीसोम पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और यह बीजों में पाया जाता है। बीजों में क्या करता है? ये वसा उन बीजों में पाया जाता है जो बीज वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं, यानी उन पौधों में यह जमा होता है जो पौधे वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं। आमतौर पर उन्हें ग्लाइऑक्सीसोम पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन उन बीजों पादप कोशिकाओं के बीजों में पाया जाता है जो पौधे वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं, जैसे मूंगफली और अरंड। जैसे मूंगफली का आप देखते हैं और अरंड को देखते हैं, इसमें क्या होता है? वसा जमा होती है, लेकिन वसा कहाँ किसमें परिवर्तित होती है? कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होता है, उसमें पाया जाता है ग्लाइऑक्सीसोम। वसा का जो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होता है जो ग्लाइऑक्सीलेट चक्र के द्वारा होता है। वसा का कार्बोहाइड्रेट में जो परिवर्तन होता है ये ग्लाइऑक्सीलेट चक्र के द्वारा पूर्ण होता है। किसके द्वारा पूर्ण होता है? ग्लाइऑक्सीलेट चक्र के द्वारा पूर्ण होता है। अब हम चर्चा करेंगे स्पोरोसोम। इन तीनों ही माइक्रोबॉडी का निर्माण कहाँ से होता है? अंतःपृथ्वी जालिका और गाल्जी काय के टूटने से होता है। जिस प्रकार लाइसोसोम का निर्माण अंतःपृथ्वी जालिका और गाल्जी काय के टूटने से होता है। इन एक एक पॉइंट को आप अपने दिमाग में रखें तो जाने वाले आगामी एग्जामों में आपके काम में आएंगे। अब हम स्पोरोसोम पे चर्चा करेंगे। स्पोरोसोम क्या करती है? स्पोरोसोम भी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहती है। किसमें पाई जाएगी? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। लेकिन यह पादप कोशिकाओं में तो पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिकाओं के बीजों में यह भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप कोशिकाओं के बीजों में पाया जाता है। पादप वसा जो होती है पादप कोशिकाओं के बीजों में पाया जाता है और ये वसा का संचय करता है। इसका कार्य क्या होता है? वसा फैट का संचय करता है, वसा फैट का संचय करता है, वसा फैट का संचय करते हैं। वसा फैट का संचय कर लेता है अपने अंदर बीजों में। अब इन बीजों का प्रयोग इंसान तेल निकालने में करता है। जैसे आपका देखते हैं सरसों हो गई, मूंगफली हो गई, सरसों हो गया। सरसों का क्या होता है? सरसों एक पौधा होता है, सरसों और मूंगफली जिनका प्रयोग क्या करते हैं इंसान? तेल निकालने में करते हैं। इनके बीजों का तेल अच्छी मात्रा में, क्योंकि वसा भारी मात्रा में स्पोरोसोम इकट्ठा कर देता, इस वसा से भारी मात्रा में ऑयल को निकाला जा सकता है, फैट को बाहर निकाल करके इंसान अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली का तेल जब निकाला जाता है तो इसमें दो पार्ट निकलते हैं। इसका जो वसा होती है उसको अलग कर लिया जाता है ऑयल के रूप में, वसा को ऑयल के रूप में अलग कर देते हैं और इसकी जो खली निकलती है वो प्रोटीन का कार्य करती है। यानी सबसे ज्यादा प्रोटीन इसकी खली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मूंगफली में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रोटीन 35% पाया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर पाया जाता है तो वो सोयाबीन में पाया जाता है। जो पाया जाता है सोयाबीन में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन भी हो, मूंगफली हो, जितने भी बीज क्या करते हैं? वसा का संचय कर लेते हैं अपने अंदर। सोयाबीन और खली में ऑयल अलग कर लिया जाता है, तो उनकी खली को अलग कर। अब इन खली का प्रयोग बहुत सारे आज मार्केट में बॉडी प्रोडक्ट आते हैं, प्रोटीन प्रोडक्ट आते हैं, उनमें किया जाता है, या आर्टिफिशियल प्रोटीन बनाने में किया जाता है, या अन्य ताकतवर चीज़ों को बनाने में किया जाता है। सोयाबीन प्रोटीन का प्रयोग जो इंसान अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है, ऑयल को वसा के रूप में और इसकी जो खली निकलती है उसको प्रोटीन के रूप में करते हैं। स्पोरोसोम क्या करता है? वसा को अपने पास जमा करता है। जो ग्लाइऑक्सीसोम होता है ये वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। वसा इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है, इंसान या दुनिया का जो कोई भी ऑल लिविंग थिंग हो, उस ऑल लिविंग थिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहलाता है वो पॉइंट क्या कहलाता है? वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद अगले वीडियो मिलते हैं, अगला टॉपिक अगले टर्म पे आ जाएगा।